चलिए, कल हम लोग सिंगल पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम की बात किए थे, है ना। फिर एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क की बात किए थे सिंगल पार्टिकल के लिए। तो हम देखे थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स यू व्हाट, टॉर्क अबाउट द सेम पॉइंट जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हो। फिर हम लोग बात किए थे कि एंगुलर मोमेंटम का मीनिंग ही किसी पॉइंट के अबाउट होगा, टॉर्क का मीनिंग ही किसी पॉइंट के अबाउट होगा, ऐसे इसका कोई मतलब नहीं। कोई दिक्कत? पक्का? चल, आज बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एक से ज्यादा पार्टिकल, है ना। मान लो m1 है, ये v1 वेलोसिटी से चल रहा है, m2 है, ये v2 से चल रहा है, m3 है, ये v3 से चल रहा है, एंड सो ऑन। और पार्टिकल, ऐसा नहीं कि ये तीन ही, है ना। तो इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या हो, इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो आप बोलोगे सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा इन सारे एंगुलर मोमेंटा का वेक्टर सम, है ना। यानी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा सिग्मा आर आई क्रॉस पी आई। कोई दिक्कत? आर आई क्रॉस पी आई। होगा? कुछ नहीं, सबका अलग अलग एंगुलर मोमेंटम निकाले और उसको जोड़ दिए, उसी चीज को सिग्मा से डिनोट करते हैं, है ना। अलग अलग एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किए, जोड़ दिए, उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं। dl बाय dt, ठीक है। तो पहले इसको करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो सिग्मा आर आई क्रॉस एफ आई, सिग्मा आर आई क्रॉस एफ आई प्लस सिग्मा आर आई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर वी आई क्रॉस पी आई। मेरे हिसाब से ये टर्म जीरो, पी आई में भी वी आई है, एम वी आई। व्हाट इज पी आई? पी आई इज बेसिकली एम वी आई, तो वी आई क्रॉस वी आई क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये टर्म खत्म हो गया। अब बचा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या आया? सिग्मा आर आई एफ आई, है ना। ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जिसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, क्रॉस फोर्स ऑन ith पार्टिकल, फोर्स ऑन ith पार्टिकल। थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखते हैं, बिल्कुल ध्यान से, और देखना कहीं पे भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना, क्योंकि अब बहुत ये जो ये रिलेशन आने वाला है, ये जो इक्वेशन आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा आर आई क्रॉस एफ आई इंटरनल प्लस सिग्मा आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल। ith पार्टिकल पे लगने वाला इंटरनल फोर्स, अरे ith पार्टिकल पे लगने वाला सारा फोर्स को क्या लिख सकते हो? इंटरनल और एक्सटर्नल दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। इंटरनल फोर्स वो जो सिस्टम के अंदर वाले पार्टिकल लगा रहे होंगे उस पर, और एक्सटर्नल जो बाहर से लग रहा होगा। ऐसा कर चुके हैं वर्क एनर्जी में भी, याद आ रहा है? ठीक, हम बोलते हैं कि ये टर्म जीरो, ये टर्म कितना आएगा? जीरो। बट बोलना नहीं है सिर्फ, इसको प्रूफ भी करना पड़े, है ना। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, इसको प्रूफ भी करना पड़े, ठीक है। इसको प्रूफ भी करना
पड़ेगा। तो ट्राई करें, इस पार्ट पे सिर्फ अभी बात कर रहा। मान लो हम टॉर्क ओ के अबाउट निकाल रहे, किसके अबाउट? ओ के अबाउट। और एक सिस्टम है, इसमें भी दो ही पार्टिकल लेके चलते हैं पहले, 1 और 2, M1 M1 और M2। कोई दिक्कत? M1 का पोजीशन वेक्टर क्या है? R1। और M2 का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अच्छा, थर्ड लॉ क्या बोलता है? जो M1 फोर्स M2 पे लगाया होगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स M2 M1 पे लगाया होगा, और वो भी सेम लाइन के अलोंग। अच्छा, ये थर्ड लॉ में इनबिल्ट नहीं है, लेकिन इसको बहुत आसानी से प्रूफ किया जा सकता है कि ये फोर्स उसी लाइन के अलोंग लगना पड़ेगा। अगर फोर्स उसी लाइन के अलोंग नहीं लग रहा होगा तब ये पार्ट जीरो नहीं होगा, ये भी हम प्रूफ कर देंगे। अगर फोर्स सेम लाइन के अलोंग नहीं लगेगा तो ये पार्ट जीरो नहीं आएगा, ठीक है। उसके लिए परेशान नहीं होना। पहले हम ये करते कि थर्ड लॉ में हम आपको क्या बताए थे कि जो एक्शन रिएक्शन होता है वो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगेगा, है ना। अच्छा, ये थर्ड लॉ में इनबिल्ट नहीं था, ये हम अपनी तरफ से जोड़े थे, है ना। थर्ड लॉ में सिर्फ क्या था? इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट तो ऐसे भी हो सकता है, इस पे फोर्स इधर लग जाए और इतना ही फोर्स इधर लग जाए, अरे है ना। बट पहले हम मान के चलते हैं कि दोनों फोर्स एक ही लाइन के अलोंग लग रहा है। मतलब जो 2 1 पे फोर्स अगर ऐसे लगा रहा है F(1/2), तो ये इस पे ऐसे लगाएगा, ठीक है, F(2/1). मान के चलते हैं कि सेम लाइन के अलोंग ही लगा रहा है ना, क्योंकि थर्ड लॉ में हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी इसका। कोई दिक्कत? अच्छा, टॉर्क कैलकुलेट करें दोनों फोर्स का ओ के अबाउट, अरे इंटरनल फोर्स का नेट टॉर्क निकालना। तो इस पहले फोर्स का टॉर्क क्या लिखोगे बताओ? R1 क्रॉस F12 लिखोगे, R1 क्रॉस F12। और दूसरे पे टॉर्क R2 क्रॉस F21। अरे होगा? कुछ नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, थर्ड लॉ से F21 इज इक्वल टू माइनस F12। अरे होगा? अरे होगा? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, R1 माइनस R2 क्रॉस F12। अरे उससे माइनस साइन कॉमन लेके बाहर ले लिए। अच्छा, उल्टा पुल्टा नहीं करने का, F उस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां भी उसी साइड से मल्टीप्लाई रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में ये भी बताएं। अच्छा, R12 वेक्टर ये है पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये इस लाइन के अलोंग होता है ऐसे। अरे पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 ये वेक्टर है, ये है पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 ये वाला वेक्टर है ये। और ये क्या है? फोर्स ऑन 1/2 ये वाला। दोनों के बीच का एंगल क्या है? 180। हेंस क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। अरे होगा? हेंस क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। तो यहां से ये वाला पार्ट 0 हो गया। अब बोलोगे सर ये तो 2 के लिए हुआ। अब इसी तरह 3 4 5 सब पे ले लो, हर पेयर का करो, सब पेयर का 0 0 0 बनता जाएगा। अरे बनेगा। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा हैवी बात करने वाले हैं, अगर नहीं समझ में आया तो चलेगा, बट हम उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा। ये फोर्स अगर सेम लाइन के अलोंग नहीं लग रहे होते तो ये टर्म 0 नहीं होता। अरे तब ये और ये एक लाइन में नहीं आता, ये और ये एक लाइन में नहीं आता, और नहीं आता तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होता। फिर आप बोलोगे कि सर ठीक है, न्यूटन साहब तो सिर्फ इतना ही बोले थे कि फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है, आप ये अपनी मर्जी से कैसे जोड़ दिए कि एक ही लाइन के अलोंग लगेगा?
ये आप कहां से जोड़ दिए, ये आप कहां से जोड़ दिए, है ना। तो हम बोलेंगे कि स्पेस इज यूनिफॉर्म, स्पेस इज यूनिफॉर्म। तो सर ये क्या, ये क्या है? अच्छा, मास कैसा क्वांटिटी, आप ही बताओ। स्केलर क्वांटिटी, मास स्केलर क्वांटिटी है, उसका खुद कोई डायरेक्शनल प्रेफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि मास को ये डायरेक्शन बेटर लगता है, ये कम बेटर लगता है। वो स्केलर क्वांटिटी है, उसका खुद का कोई डायरेक्शनल प्रेफरेंस नहीं है। और दूसरा हम आपको बोल रहे हैं कि स्पेस इज आइसोट्रॉपिक। सर ये क्या क्या बोले जा रहे हैं, स्पेस इज यूनिफॉर्म, स्पेस इज आइसोट्रॉपिक, है ना। स्पेस इज यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। स्पेस इज यूनिफॉर्म का मतलब कि आप एक्सिस को ट्रांसलेट कर देते हो तो उससे फिजिक्स के लॉ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। एक्स वाई एक्सिस आप यहां ड्रॉ कर लो या यहां ड्रॉ कर लो, फिजिक्स के लॉज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पेस जैसा यहां है वैसा ही यहां, मतलब स्पेस में आप ट्रांसलेशन लेते हो ना, ट्रांसलेटरी मूवमेंट, तो उससे कोई फर्क फिजिक्स के प्रॉपर्टी पे, फिजिक्स के लॉज पे नहीं पड़ता। और जो हम बोले स्पेस इज आइसोट्रॉपिक, इसका मतलब होता है हर डायरेक्शन में भी स्पेस एक जैसा। यूनिफॉर्म मतलब ट्रांसलेटरी मूवमेंट का कोई फर्क नहीं है। और आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि अगर आप एक्सिस का डायरेक्शन भी चेंज कर लेते हो ना, तो भी फिजिक्स के लॉ में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि जरूरी नहीं कि हम इसी को एक्स वाई और जेड लें, हम एक्स वाई जेड ऐसे भी ले सकते हैं। समझ में आया? अरे क्योंकि जो एक्स वाई जेड ये है, मान लो स्पेस में लेके चले गए, चारों तरफ कुछ भी नहीं, फ्री स्पेस है, आपको आंख बंद किया और घुमा दिए, फिर आंख खोल दिए, क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा थोड़ा को नहीं सर, इधर ज्यादा मजा आ रहा है। क्या क्या मजा आ रहा है बे? फिजिक्स लॉ पे फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं पड़ना चाहिए ना। इसी चीज को बोलते हैं स्पेस इज आइसोट्रॉपिक, मतलब हर डायरेक्शन में फिजिक्स का लॉ सेम है। हाँ पढ़े होगे, मटेरियल भी आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक होता है ना, कोई दिक्कत? और स्पेस इज यूनिफॉर्म, जैसा वहां वैसा ही वहां, वैसा ही यहां, वैसा ही। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? पक्का? थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है, नहीं भी समझ में आएगा थोड़ा बहुत तो चले, कोई दिक्कत? चलो अब ध्यान से सुनना। हम बोलते हैं आज के दिन कि देखो इसके आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ दो मास है, सिर्फ दो मास है। और थर्ड लॉ बोलता है कि दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब आप बोलते हो कि सर हम नहीं मानेंगे इसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा, तो हम बोलते ठीक है मान लो किसी और लाइन के अलॉन्ग लगेगा। ऐसा लगेगा, इस पे ऐसे लगेगा तो इस पे कैसे लगना पड़ेगा? ऐसे। ये तो थर्ड लॉ में है ना भाई, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, ये तो थर्ड लॉ में है। ये मास इस पे फोर्स ऐसा लगाया तो ये इस पे ऐसे लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोल। इस फोर्स का दो कंपोनेंट, एक इसके अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर, उसी तरह एक इसके अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर। अरे होगा, बिल्कुल ध्यान से सुना। अरे इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा ना, एक लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, एक लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर, और इसमें भी एक लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग और एक लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर। इसको हम बोलते हैं पहला पार्टिकल, इसको दूसरा पार्टिकल। कोई दिक्कत? अरे थर्ड लॉ वायलेट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा देते हैं 180 डिग्री से। इस मास को कैसे करते हैं? 180 डिग्री से घुमा देते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। मास को 180 डिग्री से घुमा दे रहे हैं, थोड़ा सा टफ पार्ट चल रहा इसलिए सावधान। तो ये सिस्टम आपको ऐसा दिखने लगेगा, जैसे 180 से घुमाओगे तो ये फोर्स नीचे आ जाएगा, ये तो ऐसे ही है, उसी तरह ये ऐसे और ये ऐसे। अरे होगा? हे भगवान, ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट था वो तो ऐसे ही रह जाएगा,
जो परपेंडिकुलर वाला था वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। हो जाएगा? अरे हो जाएगा। अब आप ही बताओ, अगर ध्यान से सोचो तो सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ा। मास को 180 डिग्री से घुमा देने से, ये मास ऐसे फोर्स लगा रहा था और 180 से घुमा, इस पे क्या फर्क पड़ा? इसके लिए तो यूनिफॉर्म है स्पेस हर तरफ, और स्पेस इज यूनिफॉर्म, स्पेस इज आइसोट्रोपिक, है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो घुमा देने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन देखो ये वाला कंपोनेंट गड़बड़ कर रहा है ना, जैसे घुमाते हैं इस कंपोनेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट ये कंपोनेंट इधर हो गया, ये कंपोनेंट इधर, मतलब इस पे फोर्स ऐसे लगने लगेगा और इस पे फोर्स ऐसे लगने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं। भाई कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना। दो पार्टिकल था पतला छोटा छोटा, आप उस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे घुमा दिए, क्या फर्क पड़ा? स्पेस तो हर तरफ एक जैसा, अरे स्पेस हर तरफ एक जैसा है, नहीं है? तो स्पेस इज आइसोट्रोपिक। तो अगर हम घुमा दिए तो फोर्स उल्टा पुल्टा हो गया। दैट मीन्स दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट। अरे गड़बड़ यही कर रहा ना, ये थोड़े गड़बड़ कर रहा। गड़बड़ कौन कर रहा? ये। दैट मीन्स दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट, है ना? व्हाई? बिकॉज स्पेस इज आइसोट्रोपिक। समझ में आया? अरे स्पेस में खुद अपना कोई डायरेक्शनल प्रेफरेंस है नहीं, और मास में तो है नहीं। क्यों? क्योंकि मास स्केलर क्वांटिटी। हे भगवान, थोड़ा सा टफ पार्ट है। देखो ये दो पार्टिकल था, ये ऐसे था स्पेस में रखा हुआ, ये ऐसे था यहाँ था, ठीक है, हम इसको चुपचाप 180 से घुमा दिए, क्या फर्क पड़ा? लेकिन अगर ये फोर्स ऐसे लगा रहा होता तो देखो ये फोर्स बदल जाता, जैसे घुमाते तो फोर्स बदल जाता, उल्टा पुल्टा हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स फोर्स का ये कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब ये दोनों जब भी फोर्स लगाएंगे तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगाएंगे। ये थर्ड लॉ में इंबेडेड नहीं है, ये हम एक्स्ट्रा जोड़ रहे है ना? कुछ नहीं समझ, तो थोड़ा थोड़ा आया, ठीक है, आराम से लिखे तो कुछ हो नहीं, तो कहां से समझ में आया, है ना? समझ में आया? तो ये वाला पार्ट एक बार और देख लेना जाके जब भी डालेंगे वीडियो, ठीक है? थोड़ा सा है भी है, नहीं समझ में आया तो बस इतना मान लो कि दो पार्टिकल जब भी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, जो थर्ड लॉ पेयर फोर्स जिसको बोलते हो, वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगा। मान लो ये बात खत्म। समझ में आया? अपन तो उसको प्रूव भी कर दें, है कि नहीं? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मान लो काम चल जाएगा, उतने से काम चल जाएगा, कहीं जरूरत नहीं होगी, है ना? कहीं कोई जरूरत एक्स्ट्रा नहीं होगी इसकी, ठीक है? लेकिन हाँ, थोड़ा सा चाहते हो कि थोड़ा सा फिजिक्स अच्छे से समझें लॉजिक के साथ, तो फिर ये समझ में आया? पक्का? तो अब यहां तक में क्या क्या काम का चीज आया? पहला चीज तो फोर्स लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगा, और लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगा तो इंटरनल फोर्सेस का टोटल टॉर्क सिस्टम पे क्या आ जाएगा? जीरो। अरे आ जाएगा, वो मैथमेटिकली जीरो और अगेन ये मत सोचना कि हर पार्टिकल पे टॉर्क जीरो होगा इंडिविजुअली, नहीं, वो है, क्योंकि वो फोर्स है तो टॉर्क भी है। समझ में आ रहा? इसका टॉर्क है इस पे, इसका टॉर्क है इस पे, हाँ, मैथमेटिकली वो कैंसिल आउट, कोई दिक्कत? अरे समझ में आया? ये क्या है? ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर और ith पार्टिकल पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स, दिस गिव्स यू टॉर्क ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अरे टॉर्क ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल वाला तो गया ना? अच्छा, सारे पार्टिकल पे लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क का सम करोगे तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क आ जाएगा, यानी dl system by dt comes out to be net external torque on the system. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अच्छे से आना चाहिए, है ना?
rate of change of angular momentum of the system gives you what? Gives you net external torque on the system. इसको डिराइव करने में क्या हमने कोई अजम्पशन लिया है? नहीं. कोई स्पेशल पॉइंट लिया? नहीं. मतलब ये हमेशा वैलिड है, ऑलवेज वैलिड. समझ में आया? समझ में आया? आया? तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. It is just like, somewhat like, net external force on the system is rate of change of linear momentum of the system. कुछ याद आ रहा है? ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करो सब चीज को. चलो, net external force, sorry, net external torque on the system is equal to dl system by dt. बहुत पावरफुल है ना? और इसका पावर का छोटा छोटा नमूना आपको दिखाते हैं, छोटा छोटा. तो दिक्कत, एटूड मशीन याद है? कुछ कुछ एक लाइट पुली होता था, एक लाइट पुली होता था, है ना? इसमें एक M1 मास था, एक M2 मास था. इसका एक्सेलरेशन निकाले थे, याद आ रहा? अरे इसमें यहाँ mg, टेंशन टेंशन mg, कुछ कुछ याद आ रहा? फिर एक्सेलरेशन निकाले थे. इसको हम एक दूसरे तरीके से करके दिखाते हैं. ठीक है, ध्यान से देखो. मान लो ये v1 से नीचे जा रहा है. कितने से? v1 और एक्सेलरेशन a1. ठीक है, ये v2 से a2 से. तो आप बोल सकते हो v2 बराबर v1 और a2 बराबर a1. कहां से आता है ये? कंस्ट्रेंट से. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं. हम क्या करते हैं, इस पूरे को सिस्टम ले लेते हैं. बिल्कुल ध्यान से सुनना. सॉरी, इस पूरे को सिस्टम कंसीडर कर लिया. तो इस सिस्टम पे बाहर से कौन कौन सा फोर्स लग रहा? टेंशन इंटरनल है, ये टेंशन सब इंटरनल चला गया. ये M1 G, M2 G और ये हिंज का फोर्स F. कोई दिक्कत? O के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिखो. O के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिखो. प्लस माइनस साइन का ध्यान रखते हुए, वेक्टर क्वांटिटी है ना? M1 V1 बाहर की तरफ, अरे बाहर की तरफ, और मान लो पुली का रेडियस R. ठीक है, तो बाहर की तरफ को पॉजिटिव लेते हैं, तो M1 VR प्लस में. ठीक है, प्लस में M1 VR. कोई दिक्कत? और इसके लिए ये V2, ये R, O के अबाउट लिख रहे हैं, ये भी बाहर की तरफ, यानी प्लस में, प्लस M2 VR. अरे होगा? अब बोलोगे सर इधर वेक्टर इधर स्केलर. नहीं, ये भी वेक्टर, ये प्लस माइनस वेक्टर वाला प्लस माइनस है ना? अच्छा चलो, वन डायमेंशन में काम कर रहे हैं तो वेक्टर को हटा सकते हैं. ओ के अबाउट दोनों का जो एंगुलर मोमेंटम है वो किधर है? बाहर की तरफ. किधर है? बाहर की तरफ. अरे है ना? प्लस M1 VR प्लस M2 VR. दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट O. dl नॉट बाई dt करें तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा M1 RA प्लस M2 RA. क्या किए? डिफ्रेंशिएट कर दिए. अरे डिफ्रेंशिएट कर दिए.
ये आ गया एंगुलर मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। कोई दिक्कत? चलो अच्छा, अभी आपको लग रहा है ये बहुत टफ है, बहुत टफ नहीं है, देखना ये बहुत आसान है ना। ये तो छोटे से सिचुएशन में लगा रहे हो तो लग रहा है अच्छा वही वाला बेहतर था, है ना। वो दिखाएंगे इसका पावर धीरे धीरे, ये परेशान नहीं हो, तो बस अप्लाई करना सिखा रहा है एक छोटे से सिचुएशन पे, है ना। अच्छा ये बताओ ओ के अबाउट टॉर्क क्या है? ओ के अबाउट देखो एक्सटर्नल फोर्स ये और ये सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क क्या है ओ के अबाउट, तो इसका टॉर्क हो जाएगा, ये ऐसे घुमा रहा है, हाँ, आर क्रॉस एफ बाहर, और इसके लिए हो जाएगा ऐसे आर क्रॉस एफ अंदर, और इसका टॉर्क 0, ये उसी पॉइंट से पास कर रहा फोर्स, देखो कर रहा है, तो इसका टॉर्क लिखोगे प्लस m1 जी आर माइनस m2 जी आर, दिस कम्स आउट टू बी नेट टॉर्क अबाउट ओ। हम आपको बार बार बोल रहे हैं स्टार्टिंग में 5-6 लेक्चर बहुत टफ होगा, है ना, और बाद में देखना वो जब जैसे जैसे आप उसको यूज करते जाओगे पूरा रिजिड बॉडी कितना आसान हो जाएगा, है ना। बाकी लोग पढ़ाते हैं शुरू में आसान वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना से शुरू पढ़ा दिए, हम भी पहले पढ़ाते थे और धीरे धीरे उसको बदले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा दिए, आसान आसान चीज पढ़ा दिए, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा पढ़ा दिया, है ना। बाद में एंगुलर मोमेंटम आता तब तक सब बेहोश, है ना। तो पहले टफ वाला पार्ट, कोई दिक्कत? तो घबराना नहीं, जैसे वहां पे बोले थे ना न्यूटन्स लॉ के स्टार्टिंग में कुछ लेक्चर कितना टफ हुआ था, बट उसके बाद कितना आसान हो गया और कॉन्सेप्चुअली चीजें आपके समझ में आने लगी, है ना। तो कॉन्सेप्चुअली सीखना चाहते हो तो तकलीफ लेना पड़े, ठीक है, डरना नहीं। ये लिख सकते ना भाई, कितना प्यार से तो बता रहे एकदम धीरे धीरे, इसका टॉर्क इसका टॉर्क, तो ये कल भी किए हैं, है ना, छोटा छोटा लिख के ऐसे किए था ना, टॉर्क निकालना, एंगुलर मोमेंटम लिखना, तो कल भी किए। अभी तुरंत सीखे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कम्स आउट टू बी इक्वल टू टॉर्क, रे इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दें, m1 a प्लस m2 a, आर कॉमन ले ले, बराबर m1 माइनस m2 जी आर से आर कट गया तो a विल कम आउट टू बी पुराना रिलेशन याद होना चाहिए आपको, याद है? बोलो पक्का, अब बोलिए कुछ बोलना। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा, है ना। पिछले चैप्टर का एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 24 याद है, तराजू वाला ऊपर से गिरा था मास। चैप्टर नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 24, अब उसको इस मेथड से करके देखो, एक लाइन में सॉल्यूशन आएगा, तब आपको समझ में आएगा इसका पावर। क्वेश्चन नंबर 24 एच.सी. वर्मा एग्जाम्पल, हाँ, जहां पे इंपल्स पढ़ाए थे, अरे इंपल्स मोमेंटम पढ़ाए हैं, एग्जाम्पल नंबर 24, हाँ हाँ ये वाला है ना। ये कितना में बना दो, कोई 1.5 पेज में है ना, एक लाइन में भी सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, ठीक है। चैप्टर 9 एग्जाम्पल 24 तराजू बटखरा वाला सवाल, ठीक है, जल्दी से करो। अबे वर्क एनर्जी में क्यों जा रहा बे, बोलने चैप्टर 9 तो ठीक है। चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर 24 एच.सी. वर्मा नहीं लेके आए हो, दोनों में से कोई नहीं, निकालो ना, तुम क्यों नहीं लाए हो, है ही नहीं,
मेरे पास विनाशी वर्मा के नहीं आना, खरीद लो। ध्यान देना, अगेन यहां पे जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर की बात कर रहा है ना। जस्ट बिफोर ये इससे टकराया और जस्ट आफ्टर ये इससे टकराया, है ना। कोई दिक्कत? इसका क्या मतलब है वो हम आपको समझाते हैं। अगर हम इस पूरे को सिस्टम ले लेते एकदम मस्त, इस पूरे को, ठीक है, बिल्कुल ध्यान, सब अगर इस पूरे को हम सिस्टम ले लेते हैं तो इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या है? mg 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 और वो पुली वाला फोर्स, है ना, है ना। तो mg का टॉर्क कुछ ऐसा दिखता है, अगर इसके अबाउट लिखें, इसके अबाउट, ओ के अबाउट, तो mg का टॉर्क कुछ ऐसा दिखता है। अरे दिखता है। हम बोल रहे हैं कि जो कॉलिजन का टाइम है वो क्या है? बहुत छोटा। अरे है ना, उस दौरान फाइनाइट फोर्स के टॉर्क के कारण जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा, मेरे हिसाब से वो ऑलमोस्ट जीरो होगा। कैसे ये बताते हैं, ध्यान से देखो। फाइनाइट फोर्स यानी जो नॉन इंपल्सिव फोर्सेस हैं, उसके लिए आप ऐसे देखो, dl/dt क्या होता है? टॉर्क। तो टॉर्क dt क्या होता है? dl। अरे होगा, जैसे fdt क्या होता था? dp। तो टॉर्क dt क्या होगा? dl। लेकिन ये टॉर्क मान लो एक नॉन इंपल्सिव फोर्स का टॉर्क है। कैसा है? अब देखो, एक ही चीज बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वहां पढ़ा चुके हैं फोर्स में बहुत मेहनत से। अब ये मान लो नॉन इंपल्सिव फोर्स का टॉर्क है, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलिजन विच इज ऑलमोस्ट जीरो, आई थिंक दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी जीरो। अरे होगा, दैट मीन्स इसके कारण जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा वो भी क्या होने वाला है? जीरो। मतलब टक्कर के दौरान mg के कारण जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा दैट इज ऑलमोस्ट जीरो, दैट इज प्रैक्टिकली जीरो। अरे है कि नहीं? अच्छा, एंगुलर मोमेंटम में एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क जो नॉन इंपल्सिव है वो तो जीरो नहीं होगा। जैसे एक्सटर्नल फोर्स ये नॉन इंपल्सिव होगा, जैसे झटका लगेगा तो नॉन इंपल्सिव फोर्स क्रिएट हुआ था, याद है? अरे इसमें टेंशन इंपल्सिव होगा तो ये नॉन इंपल्सिव हो जाएगा, सॉरी इंपल्सिव हो जाएगा। उसी तरह यहां लगने वाला नॉर्मल क्या हो जाएगा? इंपल्सिव। टेंशन इंपल्सिव। लेकिन ध्यान से देखो तो नॉर्मल और टेंशन तो इंटरनल फोर्स हो गया, क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर का पार्ट है। अरे तो उसके टॉर्क से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। फर्क सिर्फ किसका टॉर्क कर सकता? हिंज वाला। अब ये भी एक चीज देखने वाली बात है कि हिंज पास कहां से कर रहा? ओ से। तो क्यों ना हम ओ के अबाउट सब कुछ लिख दें? क्या फायदा होगा इसका? इसका फायदा ये होगा कि इसका भी टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। अरे उससे क्या पूछ रहा है? उसको कुछ नहीं आता, हमसे पूछो ना। हिंज मतलब जिसमें लटका हुआ, तो हिंज का फोर्स ऐसे है ना, एफ। अरे हाँ ना बोल। तो अगर हम ओ के अबाउट सब कुछ लिखे तो हिंज का टॉर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो ध्यान से देखो, इस सिस्टम पे क्या mg का टॉर्क हमेशा जीरो है? नहीं है, बिल्कुल है। उस टॉर्क के कारण इंपल्स भी होगा, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलिजन, उस छोटे से टाइम में mg के टॉर्क के कारण जो एंगुलर इंपल्स क्रिएट होगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा? जीरो। देखो fdt को बोलते हैं इंपल्स और इसको बोलते हैं एंगुलर इंपल्स, ठीक है? fdt चेंज इन मोमेंटम, टाउ dt चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ रहा? पक्का? चल, दैट मीन्स अगर हम बात करें ड्यूरिंग डेल्टा टी विच इज टेंडिंग टू जीरो, तो इस सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? आप ही बताओ। ओ क्या बात है क्या?
और अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है दैट मीन्स मोमेंटम में कोई चेंज, एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम यहां होगा ओके अबाउट, वही एंगुलर मोमेंटम यहां होगा ओके अबाउट। एक लाइन में आंसर लिखेंगे आप देखो, इसका एंगुलर मोमेंटम 0, अरे मूव ही नहीं कर रहा, इसका एंगुलर मोमेंटम 0, बॉल का एंगुलर मोमेंटम एम यू आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किधर, ये देखो ये आर अगर ऐसे लेते हो है ना अंदर, आर क्रॉस पी, तो एम यू नीचे है ना इसका, तो आर क्रॉस पी किधर जाएगा, अंदर, तो जाएगा पक्का। चल तो माइनस एम यू आर, काम में तो यही आता है डिस्टेंस, कल किए हैं मेरे भाई, ऐसा शकल मत देखो, ठीक है। अच्छा और तो कुछ नहीं था, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ यही है, दिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये आर क्रॉस भी क्या हो गया, अंदर ही है ना, तो माइनस एम वी आर, और ये दोनों एक हो गया, नीचे जा रहा, आर क्रॉस वी अंदर माइनस 2m वी आर, 2m वी आर, सॉल्व करो v बराबर u/3, वहां शायद 3 इक्वेशन लिखे थे हम, वहां शायद 3 इक्वेशन लिखे थे, याद है, नॉर्मल का इम्पल्स, टेंशन का इम्पल्स, है ना, और यहां पे अरे इतना हम समझाए ना, अगर आपको आता तो आप क्या लिखते, ये लिखते, क्यों, क्योंकि नेट टॉर्क अबाउट ओ इज 0, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज गोइंग टू बी कंजर्व्ड, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, आंसर एक लाइन में दिखा पावर, अरे किसी को पावर दिखा, पावर दिखा, लिख लो जल्दी से। चल हम बोले थोड़ा सा टफ चीज पर आने वाले हैं, है ना, तो एक थोड़ा सा और टफ चीज आपको बताते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत बार यूज होने वाला, और सिर्फ उसका प्रूफ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रूफ भी कभी मन किया तो कर दे, है ना, बट जानने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। मान लो एक वेक्टर ए है, बिल्कुल जनरल केस हम बता रहे हैं, मान लो एक वेक्टर ए, शायद बता चुके हैं सर्कुलर मोशन में, नहीं बताएं तो कोई बात, मान लो कि एक वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर बी है जो कि ए का टाइम डेरिवेटिव, मतलब वो क्या है, da/dt, एक वेक्टर ए है और बी जो है वो ए का टाइम डेरिवेटिव है, मतलब समय के साथ जो डिफरेंशिएट करते हो da/dt, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, हाँ ना बोलते जाना, ठीक है, पक्का, हाँ बिल्कुल, पोजीशन वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव वेलोसिटी नहीं होता बे, वही बात है, जनरल केस में बता रहे इसलिए ये भी लिख रहा है, ताकि तुम रट मत लो कि वेलोसिटी और पोजीशन में ही सही होगा, है ना, एक वेक्टर ए है, उस वेक्टर का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करते हैं तो बी मिलता है ना, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज बी, और दिया हुआ है कि बी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए, बी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए, है ना, बी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा,
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब बेसिकली ए वेक्टर मूव अगर करेगा तो सर्कल में मूव करे, है ना। ए वेक्टर अगर मूव करेगा तो सर्कल में मूव करेगा। समझ में आया? फिर से सुनो, एक वेक्टर ए है जिसका टाइम डेरिवेटिव क्या है b, और दिया हुआ है कि b हमेशा a के परपेंडिकुलर है ना, है ना। तो ए वेक्टर हमेशा एक सर्कल में मूव करेगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा। इसका एग्जांपल सर्कुलर मोशन, इसका एग्जांपल सर्कुलर मोशन। देखो मान लो सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, ये मेरा ओरिजिन है, ये आर वेक्टर है। अरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर यही है ना, अरे है ना। और वेलोसिटी हमेशा कैसे होता है, तो प्रूव कर चुके हैं ना, वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है। पूरा सर्कुलर मोशन में सब प्रूफ किए हैं, वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है। अच्छा, मतलब v वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, एंड वी नो दैट v इज ऑल्सो dr/dt। अरे ये तो डेफिनेशन है वेलोसिटी का, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी इज dr/dt। अरे हाँ ना बोल। तो देखो इसमें r वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल रहा है क्या? नहीं, यहां जो मैग्नीट्यूड है वही पोजीशन वेक्टर का यहां मैग्नीट्यूड है, वही पोजीशन वेक्टर का यहां मैग्नीट्यूड है, वही पोजीशन वेक्टर का यहां मैग्नीट्यूड है। कुछ नहीं समझ में आया? प्रूफ ही कर दें थोड़ा सा, आप भी क्या याद रखो। अरे प्रूफ ही कर दें, लोग कर देते हैं। मान लो ये बी वेक्टर, ये बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर, ठीक है। ये क्या है? बी वेक्टर। इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, अभी मान लो इसका मैग्नीट्यूड है कुछ b, मॉड b, ठीक है। अच्छा, b बराबर dA/dt। देखो नहीं समझ में आया तो ज्यादा परेशान नहीं होना। तो dA, सॉरी उल्टा कर दिए, हाँ, a वेक्टर की बात करनी थी, हम b की बात करनी थी, है ना। अरे a की बात करनी है ना मेरे भाई। चलिए तब प्रूफ कर रहे हैं कि a का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। क्या प्रूफ करना है? a का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, b वेक्टर इज ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू a वेक्टर, है ना। ये दिया हुआ है एक कंडीशन। तो dA वेक्टर क्या होगा आप ही बताओ? b dt, अरे है ना, b dt या b डेल्टा t, जो भी बोलो। तो a वेक्टर जो होगा थोड़ी देर के बाद वो क्या होगा? इनिशियल a वेक्टर प्लस चेंज इन a वेक्टर। यही होता है ना, फाइनल वैल्यू बराबर इनिशियल वैल्यू प्लस चेंज, क्योंकि चेंज इज डिफाइंड एज फाइनल माइनस इनिशियल। हे भगवान, क्या हो गया? a वेक्टर किसी भी टाइम t पे बात कर रहा है, तो a वेक्टर प्लस डेल्टा a वेक्टर, अरे होगा। अच्छा, a वेक्टर कैसा है? मान लो कुछ ऐसा a वेक्टर। अच्छा, डेल्टा a वेक्टर इज बेसिकली b डेल्टा t। अच्छा, b डेल्टा t का डायरेक्शन कौन सा होगा? वही होगा जो b का डायरेक्शन है। b डेल्टा t का डायरेक्शन वही होगा जो a का डायरेक्शन, और बोला है कि b हमेशा a के परपेंडिकुलर है, यानी b डेल्टा t वेक्टर कुछ ऐसे होगा, b डेल्टा t। ये मेरा a डैश वेक्टर होगा, अरे इनिशियल वेक्टर प्लस चेंज बराबर फाइनल वेक्टर। ये एंगल बोल दो डेल्टा थीटा, अरे है ना। कुछ नहीं समझ में आ रहा। अरे बोला है कि b हमेशा a के परपेंडिकुलर, तो a वेक्टर
और बी वेक्टर ऐसे है तो बी डेल्टा टी वेक्टर इधर होगा, अरे होगा। तो फाइनल वेक्टर क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा ए, व्हाट इज डेल्टा ए, बी डेल्टा टी, अरे है। बहुत छोटे टाइम इंटरवल में अगर बात कर रहे हैं हम डी टी टाइम इंटरवल में, तो ये होगा ए, ये होगा बी डी टी, अरे होगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा। कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये मेरा ए वेक्टर और ये मेरा ए डैश वेक्टर, अगर ये बहुत छोटा एंगल है तो आपको कई बार हम प्रूफ करके दिखा चुके हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो, बिकॉज साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। या आप ऐसे भी सोच सकते हो अगर ये बहुत छोटा एंगल है तो ये लेंथ और ये आर्क लेंथ दोनों सेम हो जाएगा, अरे होगा। तो ये रेडियस तो ये भी रेडियस, बहुत सारा तरीका से प्रूफ किए इसको। और ये अगर बहुत छोटा होता है ये और ये, तो आर्क लेंथ और ये लेंथ सेम हो जाएगा ना, प्रूफ किए है ना। बहुत छोटे से के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता था, याद आ रहा। तो प्रूफ हो गया मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा, जो ए का मैग्नीट्यूड वही ए डैश का मैग्नीट्यूड। फिर ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि उसको हमेशा परपेंडिकुलर रहना, तो फिर ए डबल डैश, अरे होगा, लेंथ वही होगा। तो क्या होगा, सर्कल में घूमेगा। समझ में आ रहा, पक्का समझ में आ रहा। कोई परेशानी है तो बताओ, ठीक है। चल, तो यहां तक की बातों को लिख लो। ये थोड़ा सा टॉपिक से हट के है लेकिन यूज होता है बार बार, है ना। कोई दिक्कत? तो इसमें क्या लिखोगे, बिल्कुल ऐसे लिखोगे कि ए वेक्टर है और बी वेक्टर ए का टाइम डेरिवेटिव है और बी ए के परपेंडिकुलर है, तो ए का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ए वेक्टर जो है वो एक सर्कल में घूमेगा, वो सिर्फ एक सर्कल में घूमेगा। और किसी और एंगल पे होगा तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा, है ना। याद आ रहा है? क्यों? क्योंकि तब इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा। देखो मान लो किसी और एंगल पे, ये भी बता चुके हैं, तो किसी और एंगल पे है तो एक परपेंडिकुलर और एक लेंथ के अलोंग, जो लेंथ के अलोंग होगा वो इसके मैग्नीट्यूड को बदल देगा, और जो परपेंडिकुलर वो घुमाने के काम में आएगा। तो घूमेगा भी और लेंथ भी चेंज होगा, मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। याद आ रहा है? बता चुके हैं ये सब। सर्कुलर मोशन पलट के देखना, मिल जाएगा, है ना। कंस्ट्रेंट जहां पर आए थे वहां भी बताया था। हैं? अभी क्या हो गया बे? कहाँ मरे जा रहे हो? जाओ तुम, जाओ घर जाओ। चलिए, तो एक पुराना चीज है, फिर से वापस आते हैं। सवाल तो अपने पास बहुत कम है। कोनिकल पेंडुलम याद आया? मान लो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा था v से, है ना। ये लेंथ l है, ये एंगल थीटा है और ये कांस्टेंट स्पीड v से घूम रहा है। अभी इसका स्पीड v किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। ये से हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता है। फिर कुछ याद है कि भूल भाल गए? इसका सेंटर यहाँ कहीं होता था, c, याद है। रेडियस क्या होता था, l साइन थीटा। इसको बोल देते हैं o, इसको बोल लेते हैं o। कोई दिक्कत? तो कुछ रिलेशन आपको याद होगा। ये देखो, इसमें होता है t, इधर mg,
तो चलो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, है पुराना रिलेशन है, फिर भी बता देते हैं। टी कॉस थीटा बराबर एम जी और टी साइन थीटा बराबर एम भी स्क्वायर बाय आर, ये वाला, ठीक है। वेर आर इज एल साइन थीटा, वेर आर इज एल साइन थीटा, डिवाइड कर दो तो टेन थीटा बराबर कितना आया था, यहां तक में कोई दिक्कत? अरे यहां तक में कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी बोलते जाना, आगे चलें। इस सिस्टम पे नेट टॉर्क बताना है ओ के अबाउट, और इसी सिस्टम पे नेट टॉर्क बताना है सी के अबाउट। शुरू हो जाओ। इस सिस्टम पे, सिस्टम यहां कौन है, बॉब जो मास है ना, तो उस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन और mg, तो उसका टॉर्क बताना, 2 पॉइंट के अबाउट बताना, ओ के अबाउट और सी के अबाउट, क्योंकि टॉर्क का कोई मीनिंग ही नहीं है जब तक हम पॉइंट स्पेसिफाई नहीं करें। तो जल्दी से शुरू हो जाइए, 3-4 मिनट का टाइम है आपके पास। देखो सरा हुआ सवाल है, इसमें नहीं बन पा रहा, मतलब आपको अभी भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आ रहा। ओ के अबाउट टॉर्क लेते हैं पहले, ओ के अबाउट, तो ओ के अबाउट टेंशन का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, टॉर्क अबाउट ओ, टेंशन का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, mg का टॉर्क होगा तो r क्रॉस f, ये देखो ये इसके अबाउट ले रहा है ना, तो ये r वेक्टर होगा, अरे यही होगा ना, r f, r क्रॉस f, r क्रॉस f, r क्रॉस f, बाहर की तरफ m r l साइन थीटा, बाहर की तरफ, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट ओ कितना हो जाएगा, सॉरी सी, अबे ओ क्या अबाउट लिख रहे हैं, एल साइन थीटा को आर नाम दिए, आर, एम जी आर बाहर की तरफ। एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ये टॉर्क कांस्टेंट है, क्या ये टॉर्क कांस्टेंट है? नहीं, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, डायरेक्शन हर जगह बदल रहा, यहां पे डायरेक्शन इधर है और यहां चले जाओ तो अंदर है, अरे है ना, तो बेसिकली उस सर्कल पे ऐसे टेंजेंट होगा टॉर्क हर जगह, जिस सर्कल पे ये घूम रहा है, इस सर्कल पे ऐसे घूम रहा है ना, तो यहां पे इधर और यहां पे इधर, यहां पे इधर और यहां पे टॉर्क डायरेक्शन बदल रहा, किसके अबाउट, ओ के अबाउट, है ना, टॉर्क डायरेक्शन बदल रहा है। क्या ओ के अबाउट 0 टॉर्क है? नहीं, नॉन जीरो टॉर्क है ना। तो क्या ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ओ के अबाउट टॉर्क है तो ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम को बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया? अरे समझ में आया, वो भी हम आगे दिखाएंगे आपको, परेशान नहीं होना। आगे सी के अबाउट टॉर्क बताओ। टॉर्क अबाउट सी
कैन बी रिटन एज सी के, सॉरी सी के अबाउट लिखना, कुछ गड़बड़ कर देगा, नहीं ठीक है, सी के अबाउट टॉर्क लिखना है। तो ये आर होगा, एम जी आर, एम जी आर किधर, देखो थोड़ा सा यहां पे बुद्धि लगाते हैं, थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं। इस टी का दो पार्ट कर लो, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा। टी साइन थीटा का कोई टॉर्क नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो इसी लाइन के अलोंग है, है ना। टी साइन थीटा का कोई टॉर्क नहीं होगा। फोर्स को कंपोनेंट में लेके भी तो टॉर्क निकाल सकते हैं। आई कैप जे कैप में करना क्या था, कंपोनेंट में ही लेना था ना। तो टी साइन थीटा का कोई टॉर्क नहीं होगा, वह फोर्स इसके डायरेक्शन में है, उसी लाइन से पास कर रहा है ना। अगला टी कॉस थीटा और एम जी दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है। एम जी का टॉर्क जितना होगा बाहर की तरफ, उतना ही टी कॉस थीटा का टॉर्क होगा अंदर की तरफ, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। और ये टी कॉस थीटा है ना, तो एम जी का टॉर्क निकालोगे तो एम जी आर, सॉरी आर क्रॉस एम जी बाहर और आर क्रॉस टी अंदर, दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है और दूरी भी बराबर बराबर है। एक इधर है और एक इधर है। तो सी के अबाउट टॉर्क 0 हो गया, सी के अबाउट टॉर्क 0 हो गया। एंगुलर मोमेंटम सी के अबाउट कैलकुलेट करें। एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी क्या होगा आप ही बताओ। वी, अरे वी यहां पे भी किधर है, बाहर है। आर किधर है, इधर। तो आर क्रॉस भी जेड एक्सिस की तरफ, यहां पे अगर इसको एक्स वाई प्लेन ले रहे हो, इसको जिसमें सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो जेड एक्सिस की तरफ, अरे होगा आर क्रॉस भी। नहीं समझ में आया तो पाम रूल लगाओ, आर भी पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, अरे ये पहला वेक्टर इधर है आर, और वी आपकी तरफ है यहां ऊपर। तो क्या हो जाएगा, एम वी आर ऊपर की तरफ। वेक्टर के लिए तो साइन का काम है ना, डायरेक्शन पता। ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। जब ये घूम के ऐसे जा रहा होगा, ऐसे अभी तो ऐसे, जब ये पार्टिकल यहां पे होगा तो वेलोसिटी इधर और आर इधर, आर क्रॉस भी ऊपर, और एम वी आर तो कांस्टेंट है ही मैग्नीट्यूड में। यहां आ जाओ, जब ये ऐसे घूम के यहां आ गया तो वी इधर, आर इधर, आर क्रॉस भी ऊपर, मतलब ये मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है। मतलब सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, होना भी चाहिए, क्योंकि सी के अबाउट टॉर्क 0 है। नहीं समझ में? अरे सी के अबाउट तो टॉर्क ही 0 है, तो सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि dl बाई dt इज इक्वल टू टॉर्क, और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही 0 आ सकता। समझ में आया? कांस्टेंट कुछ नहीं समझ में आया? अरे आया, घर में जाओ, हाथ वाथ चलाओ, सारा इक्वेशन फिर से डिराइव करो। आसान नहीं है टॉपिक, समझ में आया? मेहनत करना पड़ेगा। सबसे टफ, बोले सो मैकेनिक्स का सबसे टफ पार्ट रिजिड बॉडी डायनेमिक्स,
और फिजिक्स का सबसे टफ पार्ट लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। तो ये सीख लिए तो फिर कहीं कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। समझ में आया? होमवर्क, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ कैलकुलेट करना है ना। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ कैलकुलेट करना है। ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए, क्योंकि ओ के अबाउट टॉर्क है ना। तो ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम तो बिल्कुल कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? पक्का पक्का। तो उधर होमवर्क भी पीछे का करते रहिए, वर्क एनर्जी का। अभी इसमें बहुत ज़्यादा देने के लिए होमवर्क नहीं है, पीछे का आप धो लो।